चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक, चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नमस्कार, मैं हूं तुषार कोठारी और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे का कार्यक्रम चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम के इस अंक में हम आपको मिलवा रहे हैं महापौर पद के प्रत्याशी श्री अरुण राव जी से। अरुण राव जी पिछली 3 नगर निगम परिषद में पार्षद के रूप में चुने जा चुके हैं और तीनों परिषद में वो MIC के मेंबर है और 3 अलग अलग विभागों का उन्होंने दायित्व संभाला है। उन्हें नगर निगम प्रशासन का एक लंबा अनुभव है और इस बार पार्टी की नाराजगी के चलते वे निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण राव जी भाजपा में बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, संगठन में कई पदों पर उन्होंने काम किया है, लेकिन इस बार वे निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे उनकी क्या इच्छा है। तो राव साहब, आप बताइए कि आपने निर्णय क्यों लिया। देखिए, मैं करीब 42 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने 42 सालों में कई बार लाठियाँ खाई है पुलिस की, विपक्ष में रहते हुए कई बार जेलों में गया हूँ, कई बार मैंने मुकदमे लड़े, ढेर सारे मुकदमे लड़े और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं रतलाम के, वो सब मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं। मैंने इतना संघर्ष किया, मुझे पार्टी ने ऐसा नहीं, मुझे पार्टी ने नहीं दिया, मुझे लगातार संगठन में कई अच्छे मौके दिए और मैंने अपनी ईमानदारी से पार्टी संगठन का काम भी किया। मुझे पार्षद का टिकट भी 3 बार मिला, मैं तीनों बार जीता और तीनों बार MIC में भी रहा। लेकिन आज जब महापौर का मामला आया तो मैं सबसे वरिष्ठ हूँ पार्टी में और मैं समझता हूँ कि योग्यता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितने उम्मीदवार थे मैदान में, जितने नाम चल रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा वरिष्ठता के नाते, मैं योग्यता नहीं कह रहा हूँ, मैं योग्यता हो सकता है मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन वरिष्ठता के नाते मैं सबसे आगे था, सबसे पुराना था, सबसे ज़्यादा नगर निगम का अनुभव था तो मुझे था। लेकिन बावजूद उसके एक कमी मुझ में ज़रूर थी कि मेरा पैसा नहीं था मेरे पास, क्योंकि आज का दौर में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि गरीब आदमी को तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए, पैसे वालों की राजनीति रह गई है। ठीक है, मेरे भाग्य में नहीं था। फिर मैंने आग्रह किया माननीय विधायक जी से कि माननीय विधायक जी, मुझे महापौर का टिकट नहीं मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप एक पार्षद का टिकट तो मुझे दीजिए, इस लायक तो समझिए कम से कम मैं एक पार्षद के लायक हूँ। वो आखिरकार हाँ हूँ करते रहे और एन समय पर मेरा टिकट काट करके और पुरुष वार्ड में एक महिला को दे दिया। मैं मातृशक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन ऑलरेडी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, तो पुरुषों का भी ख्याल रखना था। मुझे टिकट नहीं दिया। आज कम से कम नगर निगम में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए आपको एक अच्छे अनुभवी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। मुझे ही नहीं, रतलाम के जो भाजपा के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता रहे, जो नगर निगम पार्षद कई बार चुने जा चुके हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया और घर बिठा दिया। तो स्वाभाविक रूप से जनता के दबाव में आकर और जनता की मांग पर मैं, ऐसा कोई बयान नहीं है मेरा, ये मेरे पास तो मेरे मोबाइल में जो जितने मैसेज आए हुए हैं रतलाम के अच्छे लोगों के और फ़ोन आए हैं, उन्होंने कहा कि आप पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे भले ही 1 वोट मिले, 1000 वोट मिले, मैं मैदान में डटा हूँ और मैं जनता के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हूँ और कार्यकर्ताओं के सम्मान में मुझे पार्टी के विरुद्ध मैदान में आना पड़ा। तो राव साहब, आपने बताया कि जनता की आवाज़ के पे आप चुनाव लड़ने आए हैं। यहाँ चुनाव के मैदान में एक तरफ भाजपा है, साधन संपन्न पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। इन 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच में आप निर्दलीय और आप खुद कह रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं आप चुनाव में क्या कमाल दिखा पाएंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीति में टिकट का बंटवारा भले पैसों के माध्यम से हो जाता हो, लेकिन वोट पैसों में नहीं खरीदे जाते हैं, जनता वोट देती है। कई उदाहरण रतलाम के हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण दूं, 2004 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन ऐसे वार्ड से दिया था जहाँ मैं जीतने मुझे मुश्किल आती, हो सकता है मैं शहीद हो जाता, मुझे जानबूझ कर दिया। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया कि मेरा टिकट चेंज करके मुझे जिस वार्ड से मैं चाहता हूँ उसे, मेरा जहाँ निवास है वहाँ से दीजिए। नहीं दिया,
तो मुझे व्यापारियों ने दबाव बनाया और व्यापारियों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो और नहीं लड़ोगे तो हम आपसे दूर हो जाएंगे। तब मैं चुनाव लड़ा और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था और जनता का भी आशीर्वाद था कि मैं भाजपा के गढ़ में और भाजपा के उम्मीदवार को हरा करके कांग्रेस की जमानत जब्त करवा के चुनाव जीता था। तो इस बार आपकी क्या योजना, अगर आप महापौर बन जाते हैं तो आपके मन में क्या, रतलाम के लिए क्या योजना है? मैंने परिषद में रहते हुए कई तरह की कल्पनाएं की थी और जिस परिषद में रहा उस परिषद के जो महापौर थे तत्कालीन, मैंने उनसे भी कई बार आग्रह किया कि ये इस तरह के प्लान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं वहाँ पहुँच करके और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम करूँगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। रतलाम में लगभग 55 अविकसित कॉलोनियाँ हैं। अवैध कॉलोनियों को तो आपने नियमित करने का काम किया सरकार ने, सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है, लेकिन आज भी वहाँ कोई मकान बनाना चाहता है तो उसको स्वीकृति नहीं मिलती, अनुमति नहीं मिलती। सिर्फ नियमितीकरण हुआ है, वैध नहीं हुई है। ये जो कहते हैं कि अवैध को हमने वैध कर दिया, ये प्रोपोगंडा है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। आज मेरा मान लो अवैध कॉलोनी में प्लॉट है, तो मैं अगर परमिशन लेने जाऊंगा तो परमिशन नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन अवैध रूप से बन रहे हैं। आज रतलाम में देख लीजिए, कम से कम 500 मकान बन रहे होंगे। तो भाई जब नगर निगम के अधिकारी क्या सो रहे हैं, हमारे रतलाम के जो जिम्मेदार हैं जनप्रतिनिधि वो क्या सो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि हमने जब परमिशन दी तो मकान बन कैसे रहे हैं, और पूरा बन जाता है उसके बाद उसको आपको तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि जो 55 कॉलोनियाँ हैं अविकसित, लगभग 55 हैं, उन सबको भी वैध करने का काम सरकार को करना चाहिए और इसके लिए मैं दबाव बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं महापौर बनता हूं तो प्रदेश के सारे महापौरों को साथ लेकर के, और मेरा प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि अवैध कॉलोनियों को भी वैध करें, नियमितीकरण नहीं वैध करें, और अविकसित कॉलोनियों को भी वैध करें। और इसके अलावा भी और कई सपने हैं। मैं एक छोटे उदाहरण दूँ। आज रतलाम में इतना ट्रैफिक हो गया है, रतलाम में ट्रैफिक इतना होने के बाद सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो लगे हुए हैं सब बंद पड़े हैं, या तो लगे नहीं हैं या बंद पड़े हैं। कई बार कहा जिम्मेदारों की तरफ से आता है बयान कि हम लगा रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं लगा रहे हो? कई बार नगर निगम ने लगाए, सही लाखों रुपए पूरे कर दिए, वो बंद पड़े हुए हैं सारे। तो उनको भी लगाने का काम किया जाएगा। ये 2-3 चौराहे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 15 चौराहे पर हम लगवाएंगे। हमने उसकी सूची बनाई है कि कहाँ कहाँ आवश्यकता है। इसके अलावा अब आप छोटी बातें हैं, आप शहर में घूमते होंगे तो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं रेडीमेड, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है उसका जो शेप है उसके विपरीत बने हुए हैं। उससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। लोग 1-2 एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने माननीय विधायक जी से भी आग्रह किया, लिखित में जाकर बोला, मैंने कहा साहब आप अपने प्रभाव का उपयोग करें और इनको हटाने का काम करें। बीच में मैंने प्रेस को जारी किया था अपनी तरफ से बयान, और तब डार्ट साहब थे, कलेक्टर साहब, उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। कमिश्नर साहब को उन्होंने कह करके कुछ तो उन्होंने उखड़वा दिए थे, आज भी उखड़े पड़े हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब चले गए, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर मैंने माननीय विधायक जी से कहा कि ये अधूरे पड़े हैं, वो कीले निकल आई है, गाड़ियों पे कीले लग रही है, पंचर हो रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो ऐसे स्पीड ब्रेकरों को भी हटाने का काम किया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो शेप है उनका, उस शेप के मान से हम बनाने का काम करेंगे। आपने ये 2 बातें, और मैं जान रहा हूँ आप बिल्कुल संक्षिप्त में ये बताया कि और आपकी क्या क्या योजना, एकदम संक्षिप्त में। मैं संक्षिप्त में इतना बताना चाहूँगा, अगर संक्षिप्त में आप कह रहे हैं तो, नगर निगम का जो लोक निर्माण विभाग है वो परमिशन देता है। परमिशन देने के बाद मकान जब बन जाता है तो हमारे इंजीनियर वहाँ जाते हैं और जाकर के वो विपरीत बनता है परमिशन के, निश्चित रूप से बनता है। एक भी मकान रतलाम में परमिशन के हिसाब से बना नहीं मिलेगा, वो सारा सेटिंग हो जाता है, वो ले लिया जाता है। तो मैं एक कोशिश करूँगा कि इनकी जिम्मेदारी नियुक्त करूँगा, जितने भी नगर निगम के इंजीनियर, सिटी इंजीनियर है और कमिश्नर। अगर किसी कॉलोनी में कोई मकान अवैध रूप से बन रहा है शुरुआत में ही, तो उसको चेक करके और रिपोर्ट दे, और अगर उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये ठीक है और आगे जाकर के अवैध बन जाता है या परमिशन के विपरीत बनता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी, और अगर नहीं तो फिर सारे परमिशन के हिसाब से बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपने यहाँ पे समय दिया हमको, यहाँ हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी संग्राम में
कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों के रूप में मैदान में जितने लोग खड़े उनसे अपने दर्शकों को मिलवाने के क्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं महापौर पद के निर्दलीय उम्मीदवार जनक नागल जागीर जी से। जनक नागल जी लंबे समय तक शिवसेना में कई पदों पर कार्य करते रहे हैं। शिवसेना में कार्य करने के साथ वे भाजपा को समर्थन भी उन्होंने दिया है और इस बार वे निर्दलीय रूप से महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनके मन में रतलाम शहर के लिए क्या है। बताइए जनक जी, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? रतलाम को मैं काफ़ी करीब से और काफ़ी पुराने समय से जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं, और अभी जो अन्य पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी तुलना में मैं समझता हूं कि मेरा अनुभव, मेरी योग्यता और मेरे पास उनसे ज़्यादा काम करने की जो है क्षमता और जानकारी है। मैं क्या करूंगा, इसका एक संकल्प पत्र मैंने जो है अभी घोषित किया है। उसमें 20 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें अगर रतलाम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, तो सबसे पहला जो मेरा विषय है, जो रतलाम में पिछले काफ़ी समय से मैं समझता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, जब से मैं देख रहा हूँ कि पानी का क्राइसिस आ रहा है, नल नहीं आते हैं, कभी क्या होता है, और अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन जो है अनाउंस घूमता है कि आज पानी नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि रतलाम में पानी की पर्याप्त मात्रा है, धौलावड़ में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर जो सिस्टम को खराब कर रखा है, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं 24 घंटे 365 दिन जो है रतलाम की जनता को पानी उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा मेरा विषय है कि जब एक सब्जी मंडी है माणक चौक के अंदर, वो सब्जी मंडी आज से करीब 60-70 साल पहले रतलाम में स्थापित की थी। उसके बाद उस समय रतलाम की जनता होगी मात्र 30-40 हज़ार। तो आज उस सब्जी मंडी को देखते हैं, पूरी व्यवस्थित बनी हुई है, बड़े प्लेटफार्म है, ऊंचे प्लेटफार्म है, शेड है, आने जाने का रास्ता है, चारों तरफ से उसमें आना जाना हो सकता है। 70 सालों में जनसंख्या हमारी 10 गुना बढ़ गई, बाकी हमारे जवाबदारों ने एक भी माणक चौक जैसी सब्जी मंडी का निर्माण नहीं कराया है। जबकि आज ये स्थिति है कि हमको नाली के किनारे, हमको सड़क के किनारे की सब्जी को जो है खाना पड़ रहा है और उससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं। अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैंने एक सर्च किया है, उसके तहत जो है रतलाम में करीब करीब जो है ऐसे 8 स्थान है जहाँ माणक जैसी जो है सर्व सुविधा युक्त हम सब्जी मंडी का निर्माण करेंगे। एक विषय और जो मेरा है तीसरा पॉइंट, वो ये है कि आज पटरी पार का इलाका जो है उसमें दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं। एक सैलाना बस स्टैंड पुल है और दूसरी डाटकी पुल है। डाटकी पुल पे हमेशा आवागमन जो है उसका वो जाम रहता है, और इधर भी शादी ब्याहों के समय में अपन देखते हैं कि आने जाने में शाम के समय बड़ी स्थिति खराब रहती है। तो जवान नगर जो पेट्रोल डिपो है, वहाँ से पावर हाउस तक जो है एक रेलवे के नीचे से एक बोगता जाता है। अगर वहाँ जवाहर नगर से पावर हाउस तक सड़क बनाई जाए तो उस क्षेत्र के मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख लोगों के लिए एक अतिरिक्त आवागमन का रास्ता मिलेगा, सड़क मिलेगी, और पैसा और पेट्रोल दोनों का उनका बचत होगा। ऐसा ही महू रोड जो है, महू रोड के उस एरिया में अब काफ़ी कॉलोनियाँ बन गई है, और महू रोड जो स्मशान घाट है वो एकमात्र रास्ता है, या फिर पूरा पुल घूम के जो है हमको जाना पड़ता है। अगर महू रोड से सीधे जो सम्यक सिटी है, सम्यक सिटी के पास में जो पटरी का क्षेत्र है, वहाँ से जावरा रोड और इधर प्रतापनगर तक एक 2 लेन का हमने जो सर्च किया है उसके हिसाब से 2 लेन का वहाँ अच्छे से निर्माण किया जा सकता है, और कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें प्रोसीजर भी नहीं है। वो अगर होता है तो उस क्षेत्र के कम से कम भी आज की तारीख में 30 से 40 हज़ार नागरिक वहाँ रहते हैं, उनके लिए जो है एक वो बड़ा सुविधाजनक होगा। एक मेरी सोच है कि शहर में आज शहर बहुत बढ़ रहा है, हर साल जो है हज़ारों वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं, सड़कों का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं।
जो सड़कें हैं उसी को हम रिपेयर कर देते हैं, नहीं बनाई जाती हैं। मेरा एक विज़न है कि जैसे जो अमृत सागर का वहाँ से एक नाला निकलता है, जो नाला अपने लकड़पिटा पे आता है, सुतारों का आवास आता है और गौशाला रोड तक आता है, और उस नाले की इतनी चौड़ाई है कि उस पर 2 लेन रोड का निर्माण किया जा सकता है। अगर वहाँ एक 2 लेन रोड बन जाती है तो बाजार का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र, एक जो है आवागमन के लिए उनको नई सड़क मिलेगी और बहुत बड़ी उनको सुविधा भी होगी। दूसरा, एक बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग। रतलाम में एक भी जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मुझे अवसर मिलता है तो मैं रतलाम के चारों क्षेत्रों के अंदर जो है मल्टी लेवल पार्किंग, हम जाते हैं इंदौर जाते हैं और भी बड़े शहरों में जाते हैं तो पार्किंग बड़ी अच्छी बनी रहती है कि कोई भी बाहर से आए तो एक मल्टी लेवल पार्किंग का जो है हमारा जो है एक निर्माण कराने का जो है संकल्प है। साथ ही रतलाम में एक ही खेल मैदान है, पोलो ग्राउंड, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काम आता है, राजनीतिक कामों में भी काम आता है, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के हम खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो पटरी पार गुंजाइश भी है और नगर निगम के पास ज़मीन भी है। आज उस क्षेत्र में हम, अगर मुझे अवसर मिलता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैं एक जो है खेल मैदान बनवाने का प्रयास करूंगा, जो महिलाओं के लिए, खासकर महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहेंगे उनको सामग्री, किट आदि जो है मैं उनको लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनक जी, आप यहाँ आए, हमारे साथ अपना विज़न शेयर किया। धन्यवाद आपको। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव में वार्डों के प्रत्याशियों से आपको मिलवाने के क्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 33 की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती मनीषा विजय सिंह चौहान। आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 33 के विकास के लिए उनके मन में क्या योजना है। मनीषा जी, बताइए कि आप अगर चुनाव जीतती हैं तो आप क्या करेंगी? मेरी योजना है कि वार्ड का विकास करवाना है, वार्ड में जो सफाई व्यवस्था रही है उसको करवाना है, नल भी नियमित करवाना है, अनियमित है उसको नियमित करवाना है, और नालों वगैरह की सफाई भी करवाना है। सड़कें भी वहाँ की टूटी हुई है, मैंने देखा भी कि सड़कें भी वहाँ की टूटी हुई है, सब करवाना है, वार्ड का पूरे का विकास करवाना है। आप पिछले कुछ दिनों से वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, तो पिछले पार्षद के बारे में, जो पहले पार्षद थे, उनके बारे में किसी ने कुछ आपको शिकायत करी? हाँ, पिछले पार्षद ने कोई कार्य नहीं किया है वहाँ पे, और वहाँ के लोग सभी आक्रोशित थे वहाँ के पार्षद से। लोगों की एक आम शिकायत ये होती है पार्षद से कि वो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। तो आपका क्या है कि आप जनता के बीच में उपलब्ध रहेंगी? हाँ, मैं हमेशा जनता के बीच में उपलब्ध रहूँगी। जब वो बोलेंगे तब मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो ये थी श्रीमती मनीषा विजय सिंह चौहान। धन्यवाद। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम।